हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, उत्तराखंड पीसीएस का जो मुख्य परीक्षा है उसका जो सेकंड पेपर है उसमें किस तरीके का पाठ्यक्रम है और किस तरीके की आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इस मुद्दे पर आज चर्चा करूंगा। और आप वीडियो को देखने से पहले, इससे पहले तो उत्तराखंड पीसीएस का जो पेपर फर्स्ट है जो लैंग्वेज वाला है, और उस पेपर वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पाठ्यक्रम का सही से जानकारी हो और किस तरीके का आपकी तैयारी करनी है उसमें, और किस तरीके के आपके पाठ्यक्रम में टॉपिक दिए हैं उन पाठ्यक्रमों पर इससे पहले वाले पार्ट 1 वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, देखते हैं किस तरीके का उत्तराखंड पीसीएस का जो सेकंड पेपर है। तो सेकंड पेपर में दोस्तों जो है, ये जो द्वितीय पेपर है या सेकंड प्रश्न पत्र जो होगा उत्तराखंड पीसीएस का मुख्य परीक्षा में, वो है दोस्तों आपका भारत का इतिहास। और यानी द्वितीय प्रश्न पत्र में भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, समाज और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, इसके लिए जो नंबर फिक्स किए गए या मार्क्स जो हैं, या अधिकतम कितने मार्क्स का होगा? 200 नंबर का होगा। दोस्तों, इसके अंदर इसके लिए जो टाइम दिया गया है वो टाइम होगा 3 घंटा, यानी 3 आवर्स का इसमें टाइम मिलेगा। और 3 आवर के अंदर आप लोगों को कितने यानी 200 नंबर का यानी पेपर को सॉल्व करना है। तो इसके अंदर जो टॉपिक दिए हैं दोस्तों सिलेबस में, पहला टॉपिक जो दिया गया है प्रागैतिहासिक काल में जो है, यानी इसके अंदर क्या है, जातियां और यानी कि जातियां और संस्कृति के बारे में देखना है आपको प्रागैतिहासिक काल में। यानी प्रागैतिहासिक काल के साथ साथ ही आपको देखना है आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में देखना है। यानी आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर हम देखें तो इसमें आपको क्या देखना है, एक तो पूरा पाषाण काल के बारे में, पूरा पाषाण काल के साथ साथ ही यहाँ पर आपको क्या देखना है, आखेटक के बारे में समझना है, खाद्य संग्राहक के बारे में देखना है, और उसके साथ ही मध्य पुरा पाषाण जो युग है इसके बारे में खाद्य और उत्पादक आदि को इसमें देखना है। तो दोस्तों, इसके साथ ही जो तीसरा इसमें टॉपिक दिया गया है, जो थर्ड टॉपिक दिया गया है सेकंड पेपर का, वो है आपका ताम्र पाषाण युग के बारे में। ताम्र पाषाण युग की क्या देखना है आपको, इसका कृषक संस्कृति देखनी है, यहाँ की बस्तियां देखनी है, और बस्तियों के साथ साथ ही इनकी ताम्र निधियों के बारे में देखना है, गैरिक और मृदय भांड अवस्था को देखना है। उसके साथ साथ ही दोस्तों इसका जो इसमें थर्ड यानी नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका काशीयुगीन सभ्यता। यानी कि काशीयुगीन सभ्यता की यदि हम बात करें तो इसके अंदर आपको काशीयुगीन सभ्यता में जो दिया है, आपको हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ना है, और हड़प्पा संस्कृति की भौगोलिक यानी विस्तार देखना है, यहाँ का नगर योजना के बारे में समझना है, और देखना है यानी कि संरचनाएं और निकास किस तरीके का यहाँ पर व्यवस्था थी। उसके साथ साथ ही आपको देखना है राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, किस तरीके का यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम था, और सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में देखना है, किसका, हड़प्पा यानी कि हड़प्पा कालीन या काशीयुगीन सभ्यता का टाइम पीरियड के दौर में। दोस्तों, जो ये पाठ्यक्रम है इस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है। समय बहुत कम है, 20, 21, 22, 23 अगस्त जो है आप लोगों को मुख्य परीक्षा की डेट आयोग के द्वारा दी गई है। समय बहुत कम है, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए। और इसका जो थर्ड टॉपिक है दोस्तों या नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें, वो वैदिक युग के बारे में पढ़ना है। वैदिक युग, तो वैदिक युग में देखना ऋग्वैदिक युग के बारे में, उसका राजनीतिक, उसका सामाजिक, उसका आर्थिक और उसका धार्मिक जीवन। उत्तर वैदिक युग के अंदर देखना है आपको राजनीतिक और उसके साथ सामाजिक, राजनीतिक सामाजिक के साथ साथ ही आर्थिक के बारे में देखना है, और आर्थिक के साथ ही धार्मिक जीवन, महाकाव्य, धर्मशास्त्रों का युग, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन, और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलनों में विशेष कर दिया है बौद्ध और जैन धर्म और उनके अन्य इससे संबंधित पहलुओं के बारे में आपको समझना है। इसके बाद जो है दोस्तों महाजनपदों के बारे में दिया है, महाजनपद एवं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष के बारे में, पारसी और यूनानी आक्रमण के बारे में दिया है, और पारसी और यूनानी आक्रमण के साथ साथ ही आपको पर्शिया यानी कि पर्शिया का आक्रमण, और आक्रमण के साथ साथ ही आपको देखना है सिकंदर महान और उसकी विरासत के बारे में देखना है। दोस्तों, जो सिलेबस के टॉपिक दिए हैं आप इन्हीं टॉपिकों में वर्क करके अपने अप्रोच को मुख्य परीक्षा के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों, इसके बाद जो इसका नेक्स्ट टॉपिक दिया है इसमें दिया है मौर्य साम्राज्य, आपका यानी टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। और अगर हम इस टॉपिक के अंदर देखें तो मौर्य साम्राज्य में जो है
इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखना है, आपको पढ़ना है। उसके बाद बिंदुसार के बारे में देखना है, अशोक एवं उसका धम्म के बारे में देखना है, और उसके साथ साथ ही मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, विशेषकर ये पतन के बारे में, इसके बारे में देखना है। उसके बाद मौर्य काल का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में आपको देखना है। दोस्तों इसके साथ ही साथ इसमें जो है मौर्योत्तर काल के बारे में देखना है। यहाँ पर शक, कुषाण, पहलव, वाकाटक, सातवाहन कालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक और धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन तथा अन्य पहलुओं के बारे में समझना है। सिलेबस बहुत विस्तार पूर्वक या विशाल यानी विस्तार पूर्वक सिलेबस दिया है, काफी डिटेल में सिलेबस दिया है दोस्तों। यानी उसके बाद है गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त, परवर्ती गुप्त और इस वंश का क्या, गुप्त वंश का यानी पतन कैसे हुआ। फिर गुप्तकालीन युग पाल में देखना है, यानी कि पाल के प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोल, चालुक्य, पल्लव, चंदेल, परमार, गहड़वाल, चौहान। और उसके साथ ही इनका क्या ना राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन के बारे में देखना है। उसके साथ साथ ही दोस्तों अगर हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखें तो इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है वो दिया है भारत में इस्लाम का आगमन, यानी भारत में इस्लाम का आगमन। अगर हम भारत में इस्लाम का आगमन की बात करें तो इसके अंदर जो टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस में वो दिया है इस्लाम के आगमन में सबसे पहले दिखा है अरबों का सिंध पर आक्रमण के बारे में पढ़ना है। फिर तुर्कों का भारत पर आक्रमण, जो तुर्क का आक्रमण हुआ भारत में उसके बारे में आपको समझना है। भारत में तुर्कों का आक्रमण के बारे में आपको समझना है। इसके साथ साथ ही दोस्तों इसके अंदर आपको देखना है यानी कि दिल्ली सल्तनत कालीन स्थापना, दिल्ली सल्तनत यानी कि सल्तनत की स्थापना, और दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ साथ ही जो है उसके बाद देखना है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखना है, इल्तुतमिश है, रजिया, रजिया के बारे में देखना है, रजिया सुल्तान जो है, और रजिया के बाद प्रारंभिक तुर्कों के बारे में, शासन और उनका स्वरूप के बारे में, और उसके साथ साथ ही बलवन का न्याय व्यवस्था और उसके राजत्व का सिद्धांत आपको देखना है। पढ़ने के साथ साथ अप्रोच जो है वो मुख्य परीक्षा के प्रश्नों के प्रवृत्ति की आपकी होनी चाहिए। उसके बाद इसी में दिया है खिलजी वंश, उसके में जलालुद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार, प्रशासनिक, सैन्य और आर्थिक व्यवस्था। तो दोस्तों कम समय बहुत कम है लेकिन टॉपिक बड़े विस्तार पूर्वक दिए हैं। उसके बाद अगर हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक जो है दोस्तों इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है फिरोज तुगलक के बारे में आपको इसमें पढ़ना है, जो फिरोज तुगलक के बारे में दिया है। और यहाँ पर मंगोल आक्रमण और उसका प्रभाव, मंगोल आक्रमण के बारे में देखना है और उसका क्या प्रभाव गया। उसके बाद है ये जो है दिल्ली, जो दिल्ली सल्तनत का विघटन के बारे में देखना है। उसके बाद यानी प्रथम अफगान राज्य देखना है, उसके बाद अफगान राज्य देखना है। उसके बाद उत्तर भारत में स्वतंत्र यानी उत्तर भारत में स्वतंत्र यानी कि मुस्लिम राज्यों का उदय, उसमें है जौनपुर, और जौनपुर के सर की कश्मीर का सुल्तान सिकंदर और यानी कि सुल्तान सुल्लाल जैनुल आबदीन के बारे में, मालवा का और बंगाल और गुजरात तथा अन्य राज्य यानी के बारे में देखना है। उसके बाद देखना है सामाजिक में धार्मिक आंदोलन, सूफीवाद और भक्तिवाद। सिलेबस में पूरा सब कुछ दिया है, इतिहास में जितने लगभग टॉपिक होते हैं। उसके बाद दिया है नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें वो है दक्षिण भारत के बारे में, और दक्षिण भारत के अंदर जो टॉपिक दिया है दोस्तों इसमें ये दिया है संगम युग के बारे में, और संगम युग के बारे में आपको विस्तार पूर्वक पढ़ना है। उसके बाद है देवगिरी के यादव, वारंगल के काकाती, द्वार समुद्र के होयसल, मदुरै के पांड्य चोल और पांड्य चोल, और पांड्य चोल के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन, विजयनगर, और विजयनगर और बहमनी राज्य दिया है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, और सांस्कृतिक के साथ साथ ही इसका जो है तो यानी कि तुगलक वंश इसमें दिया है आपका गयासुद्दीन तुगलक, और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद इनका राजनीतिक प्रशासनिक प्रयोग यानी उसके साथ इनकी प्रयोग के साथ साथ ही जीवन, इनका जो जीवन है आर्थिक यानी कि दिल्ली सल्तनत का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में भी आपको क्या करना है, पढ़ना है। फिर दिया है मुगल साम्राज्य की स्थापना, मुगल साम्राज्य के बारे में, बाबर के बारे में, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब,
और उसके साथ साथ ही परवर्ती मुगलों के बारे में दिया है। और इसमें क्या दिया है, साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, मुगल साम्राज्य मतलब बहादुर शाह जफर के बारे में पढ़ना है। फिर मुगल प्रशासन, फिर सामाजिक आर्थिक यानी सामाजिक आर्थिक धार्मिक जीवन, और कला संस्कृति और तकनीकी थी, उस तकनीकी के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखना है मराठा शक्ति का उत्कर्ष, इसमें शिवाजी और उनका प्रशासन के बारे में देखना है। और शिवाजी और उनका प्रशासन के साथ साथ ही पेशवाओं का उत्कर्ष देखना है। और उसके बाद मराठा यानी समाज के बारे में, उन्हें बुंदेली, सिख, जाट और यानी सतनामी, इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक आपको क्या करना है, पढ़ना है और समझना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है उपनिवेशवाद का प्रारंभ है। अगर दोस्तों हम उपनिवेशवाद का प्रारंभ है इसमें देखें जो सिलेबस दिया है, तो उपनिवेशवाद का जो प्रारंभ है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल, इसमें विशेषकर टॉपिक दिए हैं नवाब सिराजुद्दौला यानी प्लासी का युद्ध, मीर जाफर, मीर कासिम, बक्सर का युद्ध, द्वैत शासन प्रणाली जो है क्लाइव की दूसरी गवर्नरी, ये सब टॉपिक दिए हैं। उसके बाद 18वीं सदी में समाज और अर्थव्यवस्था, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार, उसका सुदृढ़ीकरण, और वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड एलन बैरो, और सिंध का यानी विलय, लॉर्ड ऑकलैंड, प्रथम अफगान युद्ध, अंग्रेज और भारतीय राज्य, मैसूर पंजाब अवध, मैसूर पंजाब अवध के बारे में पढ़ना है। फिर हैदराबाद मराठा, लॉर्ड डलहौजी के बारे में देखना है। उसके बाद जो दोस्तों इसमें जो है 1757 से लेकर 1857 के मध्य में जो है जो ब्रिटिश सरकार का ढांचा था, ब्रिटिश सरकार का ढांचा किस तरीके का, यानी कि आर्थिक ढांचा, उनकी जो नीतियां थी, उनका प्रशासन, उनका संगठन, प्रशासन और संगठन के साथ साथ ही इसके अंदर आपको जो देखना है वो है सामाजिक एवं सांस्कृतिक नीतियां। और सामाजिक सांस्कृतिक नीतियों के बाद 19वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में देखना है। 19वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, इसमें क्या है, ब्रह्म यानी ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज के साथ साथ ही आपको देखना है थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। जितने टॉपिक सिलेबस में हैं इन टॉपिकों में से कहीं से भी प्रश्न आपके यानी एग्जाम में आ सकते हैं। आपको पाठ्यक्रम को विशेषकर ध्यान से समझना है और ध्यान से समझते हुए मुख्य परीक्षा में प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, तैयारी करनी है। उसके बाद दिया है दोस्तों ब्रिटिश शासन का प्रतिरोध, इसमें जनजाति तथा सुधार, असैनिक विद्रोह, उसके बाद जो सैनिक विद्रोह है, लोकप्रिय आंदोलन, कोई जो लोकप्रिय, इसमें सैनिक विद्रोह में 1757 से 1856, और फिर 1857 का विद्रोह का कारण देखना, विद्रोह और विद्रोह के क्या देखने हैं, कारण। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है इनका स्वरूप किस तरह था, घटनाक्रम, परिणाम और उसकी विफलता किस तरीके से रही, इस पर देखना है। फिर 1857 के बाद जो है प्रशासनिक परिवर्तन, अंग्रेजी शासन जो है उसका आर्थिक जो प्रभाव किस तरीके का रहा, औद्योगिकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव किया, इसको भी समझना है। उसके बाद देखना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्रवाद का क्या विकास आपको देखना है, राष्ट्रवाद के विकास के साथ साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन का उदय और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के परवर्ती संगठन, भारतीय कांग्रेस उसका उद्गम कैसे हुआ, उदारवादी एवं अतिवादी विचारधारा। उसके साथ देखना है बंगाल का विभाजन आपको देखना है, स्वदेशी आंदोलन और मुस्लिम लीग की स्थापना, और सूरत अधिवेशन, और सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। दोस्तों सिलेबस में जितने टॉपिक दिए हैं इन्हीं टॉपिकों पर वर्क करना है और बेहतरीन अपनी समझ को विकसित करना है। और उसके साथ साथ ही जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है, और नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो है दोस्तों इसमें प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, अगर हम इसके प्रथम टॉपिक इसमें देखें, जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका, इसमें जो दोस्तों सिलेबस में दिया गया है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। अगर हम प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन, इसके अंदर आपको पढ़ना है होम रूल आंदोलन, लखनऊ समझौता 1916 वाला, चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह 1917 वाला। उसके बाद गांधी युग यानी राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से लेकर 1927 के बीच में क्या घटनाएं घटी। उसके बाद है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अधिनियम 1919 देखना है आपको, और रॉलेट अधिनियम 1919, जलियांवाला बाग
बाघ नरसंहार, उसके बाद खिलाफत और असहयोग आंदोलन के बारे में आपको देखना है। और ये 1919 से 1922 चोरी चौरा कांड देखना है 1922 का, स्वराज पार्टी के बारे में, साइमन कमीशन 1927, और उसके बाद देखना है भारत एवं विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में। फिर है राष्ट्रीय आंदोलन 1927 से 1947 तक। इसमें क्या है, साइमन कमीशन का बहिष्कार, नेहरू रिपोर्ट, और नेहरू रिपोर्ट के साथ साथ ही आपको देखना है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन के बारे में देखना है 1929 वाला। उसके बाद प्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन, और उसको में देखना है आपको पूर्ण स्वराज और सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोल मेज सम्मेलन आपको देखना है। उसके बाद है गांधी इरविन समझौता, फिर द्वितीय गोल मेज सम्मेलन, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, और उसके बाद देखना है द्वितीय चरण यानी कि सांप्रदायिक निर्णय और कम्युनल अवार्ड यानी कि तृतीय गोल मेज सम्मेलन देखना है। फिर पूना यानी समझौता, और पूना समझौता के साथ साथ ही बी आर अम्बेडकर और दलित आंदोलनों के बारे में देखना है। फिर राष्ट्रवादी राजनीति 1935 से 1939 के बीच में आपको देखना है। उसके साथ साथ ही आपको देखना है भारत सरकार अधिनियम, और भारत सरकार अधिनियम में कांग्रेस मंत्रिमंडल, भारत शासन अधिनियम 1935 में देखना कांग्रेस मंत्रिमंडल और समाजवादी यानी साम्यवादी पूंजीवादी विचारधारा, और उनके रूप और समाज यानी उनका कांग्रेस और मंत्रिमंडलों का त्यागपत्र, सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज और आईएनए के बारे में। फिर देखना सांप्रदायिकता का विकास और पाकिस्तान की जो मांग होती है। इस तरीके का पाठ्यक्रम दिया गया है इतिहास का। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें देखते हैं। उसके बाद जो दोस्तों दिया गया है आपका नेक्स्ट टॉपिक, इसमें दिया है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे और उनके बारे में। इसमें एक है अगस्त प्रस्ताव, और एक है व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा, और उसके बाद है व्यक्तिगत सविनय आंदोलन के साथ है क्रिप्स मिशन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, फिर CR दास फार्मूला, फिर गांधी और जिन्ना वार्ता। उसके बाद दिया है भूला भाई देसाई और लियाकत अली यानी समझौता, फिर है वेबल योजना, और वेबल योजना के साथ साथ ही जो है शिमला सम्मेलन, प्रांतीय और आम चुनाव, और उसके बाद देखना है कैबिनेट मिशन योजना, आजाद हिंद फौज, सीधी कार्रवाई दिवस, और अंतरिम सरकार, माउंटबेटन, और माउंटबेटन योजना के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, फिर सांप्रदायिक दंगे और भारत का विभाजन के बारे में देखना है। उसके बाद जो है स्वतंत्रता यानी कि स्वतंत्रता यानी आंदोलन यानी स्वतंत्रोत्तर भारत यानी स्वतंत्रता के बाद का भारत यानी उस समय का देखना है। फिर इसमें संविधान सभा के बारे में, फिर संविधान का निर्माण, फिर आजादी के बाद का भारत को देखना है, और भारत की यानी विदेश नीति किस तरीके की रही, पंचशील सिद्धांत, निर्गुण आंदोलन, सार्क के बारे में, पंचवर्षीय योजनाएं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, और प्रीवी पर्स की यानी कि समाप्ति। उसके बाद JP जयप्रकाश नारायण का आंदोलन, और जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के साथ साथ इसमें जो है यानी आपातकाल, मिलीजुली सरकारें, जो गठबंधन की सरकारें होती हैं, मिलीजुली सरकारों का युग, और उसके बाद आंतरिक विद्रोह, उसके बाद वैदेशिक नीति, पंचशील, भारत चीन और पाकिस्तान युद्ध, निर्गुट और आंदोलन, सार्क, साउथ यानी कि एशिया एसोसिएशन फॉर कॉपरेशन, इसके बारे में देखना है दोस्तों। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें दिया है, इतना टॉपिक आपको भारत के इतिहास के संदर्भ में पढ़ना है। इसके बाद जो दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक दिया है आपका जो सेकंड पेपर है यानी इतिहास में उत्तराखंड का इतिहास वाला पोर्शन भी इसमें मेंशन कर दिया गया है। अगर हम उत्तराखंड के इतिहास की बात करें तो दोस्तों इसमें क्या दिया है, उत्तराखंड का इतिहास और उत्तराखंड की संस्कृति दिया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, उत्तराखंड की क्या प्राचीन जनजातियां, प्राचीन जनजातियों के बारे में पढ़ना है, यानी कुड़िंद के बारे में, योद्धे के बारे में, कत्यूरी राजवंश, गढ़वाल और पवार राजवंश या परमार राजवंश, उनका शासन के बारे में देखना है, उनका समाज, उनकी अर्थव्यवस्था, कुमाऊं का चंद राजवंश, चंद राजवंश की शासन, उनका समाज, उनकी अर्थव्यवस्था, गोरखा आक्रमण, और गोरखा आक्रमण के साथ साथ ही उत्तराखंड में शासन, उत्तराखंड में धर्म और संस्कृति के बारे में देखना है। उसके बाद देखना है उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के बारे में देखना है, इनकी प्रशासनिक व्यवस्था, इनकी सामाजिक सुधार, इनकी अर्थव्यवस्था, इनकी शिक्षा और इनकी चिकित्सा व्यवस्था, उत्तराखंड में देशी भाषा की पत्रकारिता का विकास, और टिहरी रियासत का शासन किस तरीके से था, और टिहरी रियासत में समाज और अर्थव्यवस्था, धर्म एवं संस्कृति, और उत्तराखंड और राष्ट्रीय आंदोलन,
और उत्तराखंड के प्रमुख क्या दिए हैं? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, स्वतंत्रता और टिहरी रियासत का विलय। दोस्तों कुछ भी छोड़ा नहीं है पाठ्यक्रम में। उसके बाद क्या है में उत्तराखंड के जन आंदोलन में दिया है कुली बेगार। कुली बेगार आंदोलन 1921 में हुआ था दोस्तों, इसको 100 साल पूरे हो चुके हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आपका मुख्य परीक्षा में बनना चाहिए। तो 100 साल, इसको अभी 1 साल पहले पूरे हो चुके हैं। कुली बेगार, टिहरी राज्य, और टिहरी राज्य में यानी रियासत विरोधी जो आंदोलन हुए थे उसके बारे में आपको पढ़ना है। विशेषकर दिया है डोला पालकी आंदोलन, चिपको आंदोलन, नशा विरोधी आंदोलन, उत्तराखंड के संत एवं सामाजिक सुधार पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए जो आंदोलन हुआ था और उनके तात्कालिक और दूरगामी क्या परिणाम निकले या क्या परिणाम निकला, इस पर आपको क्या करना है यानी देखना है। फिर उत्तराखंड के धार्मिक स्थल, इसमें मंदिर हैं उत्तराखंड के प्रमुख पुरातात्विक स्थल, और पुरातात्विक स्थल के साथ साथ ही उत्तराखंड के प्रमुख यानी कि सामाजिक सामाजिक है, सांस्कृतिक है, धार्मिक है, और जो है आपका सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक के साथ मेले और त्योहार और यात्राएं, और उसके साथ साथ ही सांस्कृतिक महत्व आपको देखना है। और महत्व के गीत हो गया, नृत्य हो गया, वाद्य यंत्र हो गया, उत्तराखंड की चित्रकला हो गई, उत्तराखंड की वेशभूषा हो गई, उत्तराखंड का खान पान हो गया, उत्तराखंड की बोलियां हो गई, और बोलियों के साथ साथ ही उत्तराखंड के प्रमुख यानी कि लोक गायक हो गए, रंगकर्मी हो गए, और उत्तराखंड के शिल्प हो गए, और शिल्प के साथ साथ ही उद्योग वाणिज्य, और उत्तराखंड की यानी उत्तराखंड में जो शिक्षा का विकास किस तरीके से हुआ। दोस्तों इस तरीके से आपका पाठ्यक्रम में सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं। तो दोस्तों ये जो आपका सिलेबस किस तरीके का है, इसके जो नेक्स्ट कुछ वीडियोज आएंगे आपकी, अगला जो पूरा 2016 का पेपर का डिस्कशन रहेगा और किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं और आपकी अप्रोच किस तरीके की होनी चाहिए, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अगले जो आपका जो पेपर डिस्कशन होगा तो इसके लिए सर्वोदय आईएएस भी आप लोगों के लिए यानी 19 तारीख से शाम में 4 से 6 बजे के बीच में यानी उत्तराखंड पीसीएस का मुख्य परीक्षा का जो यानी क्लास है, नया बैच प्रारंभ हो रहा है। आप उस बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। ये क्लासें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से यानी आपको मिल पाएंगे। या तो ये पाठ्यक्रम के अनुसार इसमें हमारी जो टीम है वो टीम आपके बीच में एक वर्क करेगी। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये सिलेबस डिस्कशन वाला जो पार्ट है ये कैसा लगा आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और नेक्स्ट आपका जो पेपर है या उत्तराखंड पीसीएस का जो थर्ड पेपर है वो थर्ड पेपर भी आपके बीच में लेके आऊंगा। तो तब